नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। वॉरजोन से आ रही बड़ी खबरों के साथ करने जा रहे हैं फुल एंड फाइनल की शुरुआत, जहां पहली बड़ी खबर वेस्ट बैंक में आईडीएफ के घातक ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर खबर बड़ी है। तुलकार्म और समारिया में आईडीएफ की छापेमारी, और आपको बता दें आईडीएफ हमले में 14 हमास लड़ाकों की मौत को लेकर बड़ी खबर है। 40 घंटे तक चले आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की यह तस्वीर देखिए। दक्षिण लेबनान में लगातार तीसरे दिन इजरायली अटैक को लेकर खबर है, जहां आपको बता दें जो ईरान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर है स्ट्राइक को लेकर खबर है। आईडीएफ के हमले में मारे गए 3 हिजबुल्लाह लड़ाके। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं और आईडीएफ के हमले में मारे गए 3 हिजबुल्लाह लड़ाकों की यह तस्वीर आपने देखी। वहीं उससे पहले देखिए किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और कैसे इलाकों में घुसकर सीधे टारगेट को हिट किया गया। और लेबनान में हिजबुल्लाह का मिलिट्री ठिकाना भी हुआ तबाह। आपको बता दें अश-शाब में इजरायली अटैक में भारी तबाही, हिजबुल्लाह का कफा किला बेस नेस्तनाबूद। और इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश को लेकर एक बड़ी खबर है, क्योंकि तेल अवीव में हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और नेतन्याहू सरकार से युद्ध विराम की हो रही है मांग। बंधकों को छुड़ाने की मांग पर लोग डटे हुए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें नेतन्याहू के खिलाफ विरोध की आवाज सड़क पर नजर आ रही है और तेल अवीव की ये तस्वीरें देखिए, जहां हजारों लोगों का प्रदर्शन, नेतन्याहू से युद्ध विराम की मांग और बंधकों को छुड़ाने की मांग। वेस्ट बैंक में हमास समर्थकों का आईईडी हमला, एक और बड़ी खबर, फिलिस्तीनी झंडे के पास रखा आईईडी हुआ ब्लास्ट, धमाके की चपेट में आया झंडा हटाने वाला शख्स। 458 में हमास ने आईईडी को किया था प्लांट और जैसे ही ये शख्स इस झंडे को हटाने गया जोरदार धमाका हुआ। और रूसी हमले में तबाह हुआ MiG-29 विमान, एक और बड़ी खबर, जहां यूक्रेन के लड़ाकू विमान पर पिन पॉइंट अटैक, रूस ने तबाह किया S-300 डिफेंस सिस्टम। निप्रो में रूस का एरियल अटैक। और सीरिया में रूसी आर्मी का बड़ा हमला, एक और बड़ी खबर, देर ए जोर में आतंकी ठिकानों पर अटैक हुआ। अलेप्पो में भी सीरिया और रूसी फोर्स का जॉइंट ऑपरेशन। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया को दक्षिण कोरिया की चेतावनी, जहां वॉर ड्रिल के जरिए किम जोंग को वार्निंग। F-35A से मॉक बैलिस्टिक मिसाइल तबाह की गई है और जिस तरीके से ये बैलिस्टिक मिसाइल की गई है तबाह, वॉर ड्रिल के जरिए किम जोंग को दी गई है वार्निंग, यानी नॉर्थ कोरिया को दक्षिण कोरिया की ये चेतावनी। और अब आपको बता दें फुल एंड फाइनल में उन खबरों से हम कराएंगे आपको रूबरू जो न्यूक्लियर वॉर की दस्तक दे रही हैं। सबसे पहले रूसी विमान से ईरानी घमासान, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ईरान को जल्द मिलने वाला है रूसी बॉम्बर। क्या इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में है ईरान? सबसे बड़ा सवाल, जानेंगे इसका जवाब। वहीं दूसरी खबर, अमेरिकी चैंप से टेंशन में ईरान, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के लिए कैसी तैयारी कर रहा है अमेरिका, इसका एक इनपुट आपके सामने रखेंगे। क्या न्यूक्लियर साइट की तबाही का काउंटडाउन हो गया है शुरू? तीसरी खबर, यूएस के न्यूक्लियर मिशन का खुलासा, जहां अमेरिका में न्यूक्लियर वॉर की तैयारी शुरू हो चुकी है और वो भी न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स के साथ। पूरी खबर की एक एक डिटेल रखेंगे आपके सामने। वहीं चौथी और महत्वपूर्ण खबर, नेटो से जंग की तैयारी में रूस, क्योंकि रूस ने कहां पर तैनात किए अपने सैनिक, आखिर क्यों रूसी मूवमेंट से टेंशन में है नेटो। ये तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर और
ये तस्वीरें जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि म्यांमार में जुंटा आर्मी पर बेहद घातक हमला, पीपल्स डिफेंस फोर्स ने जुंटा के काफिले पर अटैक किया। ये देखिए तस्वीर। पीडीएफ के हमले में 10 जुंटा सैनिकों की मौत की भी खबर है। और खबर यह कि पीडीएफ ने 43 जुंटा सैनिकों को बंधक बनाया। म्यांमार के सांगिंग प्रांत में कब्जे की ये जंग और ये तस्वीर। और बड़ी जंग की तैयारी में जुटे ईरान को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, क्योंकि रूसी बॉम्बर से ईरान के हमले की तैयारी। रूस से ईरान को मिलेंगे Su-35 बॉम्बर और ईरान स्टूडेंट न्यूज एजेंसी का यह बड़ा दावा है, जहां आपको बता दें अगले हफ्ते मिल सकते हैं Su-35 बॉम्बर। अब Su-35 बॉम्बर को देखते हुए खबर समझ लीजिए, क्योंकि रूसी बॉम्बर से ईरान के हमले की तैयारी को लेकर खबर बड़ी है। वहीं ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बड़ा खतरा, क्योंकि अमेरिका की सीक्रेट मिसाइल से बड़ा खतरे को लेकर खबर है। अमेरिका ने तैयार की है इलेक्ट्रॉनिक मिसाइलें। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स को तबाह करने की तैयारी है। डेली मेल की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़े दावे किए गए हैं। और ये जान लीजिए कि आखिर किस तरीके से अमेरिका के चैंप मिसाइल को लेकर यह खबर सामने आ रही है। हालांकि नेटो से सीधी जंग की तैयारी में रूस, एक बड़ी खबर आपको यहां बता दें, क्योंकि अब रूस ने ईस्टर्न बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती बढ़ा ली है। फिनलैंड बॉर्डर के नजदीक मिसाइल ब्रिगेड की तैनाती को लेकर खबर है। रूस ने स्कैंडर मिसाइल की तैनाती की है और फिनलैंड बॉर्डर के नजदीक टैंक डिवीजन को किया गया है तैनात। और कीव पहुंचेंगे अमेरिका के मिलिट्री पर्सनल, जहां आपको बता दें यूक्रेन के लिए अमेरिका का यह बड़ा कदम है। कीव भेजे जाएंगे अमेरिकी सैन्य सलाहकार। पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट रॉयडर का यह बयान, 60 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य अधिकारी कीव पहुंच सकते हैं। 4 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अब कीव भेजे जाएंगे यूएस की तरफ से मिलिट्री पर्सनल। वहीं बड़ी जंग की तैयारी में जुटे ईरान को लेकर यह बड़ी खबर आपको दिखाई, जहां रूसी बॉम्बर से हमले की तैयारी और यूएस की सीक्रेट मिसाइल से बड़े खतरे को लेकर भी एक एक इंफॉर्मेशन आगे रखेंगे आपके सामने। अमेरिका ने तैयार की है इलेक्ट्रॉनिक मिसाइल और फिनलैंड बॉर्डर के नजदीक मिसाइल ब्रिगेड को लेकर बड़ी खबरें मिल रही है। और इन 4 खबरों पर आपको बता दें इस वक्त एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और प्रोफेसर राजन कुमार फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कीव भेजे जाएंगे यूएस सैन्य पर्सनल, पेंटागन के प्रवक्ता का यह बयान। सबसे पहले प्रोफेसर राजन, कैसे देख रहे हैं आप इसे इस हालात में? आप आवाज नहीं आ रही थी सुबीर, फिर से कृपया रिपीट करेंगे। प्रोफेसर राजन, ये खबर हमने बताई कि किस तरीके से अब कीव पहुंचने वाले हैं अमेरिका के मिलिट्री पर्सनल। इस हालात में ये जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, मदद तो पहुंचाई जा रही है, लेकिन आज के हालात में ये फैसले क्या संकेत? देखिए सुबीर, सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो डेवलपमेंट हुआ है कि बहुत दिन से जो अमेरिका ने जो बिल पास करना था कि $61 बिलियन का जो बिल था वो पास हो गया है, और इससे यूक्रेन को काफी राहत मिलेगी। यूक्रेन को लगभग 27 बिलियन डॉलर के आसपास बताया जा रहा है, जिसमें कि लगभग 11 बिलियन 13 से 14 आधा लगभग उनको मिलिट्री को मिलेगा। और उसके अलावा जो बाकी जो है वो उसके एड के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड इत्यादि के लिए मिलेंगे। और अभी जो आप देख रहे हैं कि अमेरिका वहां पे जो अपने ऑफिशियल भेज रहा है, उसके माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वहां पे जो अभी मिलिट्री एड दिए जाएंगे उसको किस ढंग से वहां पे यूज किया जाए, क्योंकि यूक्रेन की हालत काफी खराब है। रूस वहां पे काफी जगहों पे कब्जा बढ़ा चुका है और यूक्रेनियन आर्मी वहां पे अभी लड़ने में सक्षम बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। तो वैसे में यूक्रेन की रक्षा किस तरह से की जाए, मुझे लगता है कि जो अमेरिकन जो ऑफिशियल है उनके माध्यम से वहां पे यही कोशिश होगी कि यूक्रेन का डिफेंस किस ढंग से किया जाए और जो रूस की जो आर्मी की जो बढ़त है उसको कैसे कम किया जाए, और जो इक्विपमेंट की जरूरत है उसको एसेस करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो फिर यूक्रेन का बहुत सारा इलाका फ्यूचर में उसके रूस के कब्जे में आ सकता है। बिल्कुल, और रूस इस तरीके से आक्रामक होते हुए गवर्न करने की तैयारी को लेकर भी बड़े संकेत दे रहा है, इस पर भी हमारी नजर है। वहीं इजरायल पर ईरान समर्थित ग्रुप के प्रचंड हमले को लेकर एक खबर आपको बता दें, गोलान हाइट में इस्लामिक रेजिस्टेंस का ड्रोन अटैक, इजरायली फोर्स के लॉन्च पैड पर हमले का दावा, और ड्रोन हमले में इजरायली सेना के वेपन स्टोर भी निशाने पर लिए गए हैं।
तो इजरायल पर देखिए किस तरीके से ईरान समर्थित ग्रुप का यह प्रचंड हमला, तो प्रॉक्सी ग्रुप्स को जिस तरीके से निशाने पर लिया जा रहा था, यह तस्वीर गोलान हाइट में किस तरीके से इजरायल फोर्स के लॉन्च पैड पर हमले का दावा किया जा रहा है। तो इजरायल पर ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, वहीं ईरानी पलटवार से डरी इजरायली सेना। एक और बड़ी खबर है, ईरान के डर से इजरायल ने नहीं किया बड़ा हमला। ईरानी सुरक्षा अधिकारी का इजरायल पर तंज, ईरान की ताकत इजरायल से कहीं ज्यादा है। लेबनानी न्यूज एजेंसी अल अखबर की ये रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के आधार पर दावा यह किया जा रहा है कि ईरान की ताकत इजरायल से कहीं ज्यादा है। ईरानी सुरक्षा अधिकारी का इजरायल पर यह तंज, ईरान के डर से इजरायल ने नहीं किया बड़ा हमला। इस पर चर्चा करने से पहले एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले वाली तस्वीर तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वही बता दें बड़ी जंग की तैयारी में जुटा ईरान, जहां आपको बता दें रूसी बॉम्बर से ईरान के हमले की ये तैयारी को लेकर है बड़ी खबर। रूस से ईरान को मिलेंगे Su-35 बॉम्बर। ईरान स्टूडेंट न्यूज एजेंसी का यह बड़ा दावा कि अगले हफ्ते मिल सकते हैं Su-35 बॉम्बर। रूसी बॉम्बर से ईरानी वार को लेकर यह इंफॉर्मेशन चर्चा करने से पहले जहां देखिए किस तरीके से अभी फिलहाल बता दें जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं रूसी बॉम्बर से ईरानी वार को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां ईरान को बहुत जल्द रूस से फाइटर बॉम्बर्स मिल सकते हैं। अगले हफ्ते तक रूसी Su-35S बॉम्बर्स की डिलीवरी संभव है। ईरान न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में इसको लेकर दावे किए गए हैं और विमान के कुछ पार्ट्स ईरान पहुंचाए जा चुके हैं। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा यह कि इजरायल से युद्ध के लिए विमान भी मिलेंगे। लेकिन इस बीच सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए शंकर प्रसाद सर आपसे करूंगी सवाल, क्योंकि बड़े सवाल यहां पर हैं। ईरान ने इतनी जल्दी आखिर क्यों खरीदे हैं Su-35S? ये बड़े सवाल इंफॉर्मेशन वॉल पर, उसी आधार पर एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। जहां पहला बड़ा सवाल, ईरान ने इतनी जल्दी क्यों खरीदे Su-35, और दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ईरान अब इजरायल पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ईरान Su-35 से इजरायल के F-35 का मुकाबला करेगा, और क्या रूस ईरान की मदद करके इजरायल पर हमले की तैयारी कर रहा है। शंकर प्रसाद सर, ओवर टू यू। देखिए, समझना चाहिए ईरान और इजराइल की इंडिविजुअल ताकत। ईरान की जो ताकत आप बता रही हैं वो एड से आ रही है, रशियन एड से आ रही है। हो सकता है कोई टाइम आएगा कि चाइनीज़ एड भी आ सकती है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि इजराइल की टेक्निकल पावर, इजराइल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है। मैं समझता हूँ कि जो हथियार इस समय इजराइल के अपने इंडिजिनस हथियार उनको अवेलेबल हैं वो कहीं ज़्यादा सुपीरियर हैं। ये भी मानना पड़ेगा कि इजराइल का रिजॉल्व भी एक दूसरे किस्म का रिजॉल्व है, इट्स अ रिजॉल्व टू फॉर एग्जिस्टेंस। ईरान का ये नहीं है। ईरान जहाँ तक मैं समझता हूँ, हालांकि उसने एक अटैक अवश्य किया है, लेकिन दोबारा इस किस्म के अटैक करना उसके लिए बहुत कठिन है और बहुत डेंजरस है। शायद वो इसको जहाँ तक हो सकेगा अवॉइड करेगा जब तक कि बहुत ज़्यादा फिर पब्लिक ओपिनियन में प्रेशर नहीं आता। लेकिन साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि इजराइल के अंदर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। इजराइल ने, आपने शुरू में बताया, लेबनान में हमला किया, हिजबुल्लाह को मारा। आपने ये भी बताया कि सीरिया के अंदर अटैक हुआ है। आपने ये भी बताया कि 14 हमास के लोग भी मारे गए हैं। तो इस समय एक तो वो टेररिस्ट के संग लड़ रहे हैं, दूसरा वो ईरान के संग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप रशिया की बात कर रही हैं जो ईरान के साथ, ये मालूम होना चाहिए कि ईरान के इजराइल के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। They have fully equipped nuclear weapons with capability of delivering them in Iran. तो अभी उसको कहीं बाहर की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अमेरिकन सपोर्ट उसके पास है, लेकिन मैं एंड में ये ज़रूर कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि कोई देश ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि न्यूक्लियर डिवाइस को फिजिकली इस्तेमाल करे। दे विल ओनली बी यूज्ड एज वेपन्स ऑफ डेटरेंस। वो इस्तेमाल करने के हथियार नहीं है। अगर उस किस्म की किसी से गलती हो गई तो बड़ा भारी सत्यानाश हो जाएगा इस दुनिया का। हालात पर लगाए जाते हैं, उसी सिचुएशंस पर लगाए जाते हैं सर, जहां ये देखा जाता है कि किस तरीके से यही तैयारी बड़े संकेत देती है। हालांकि तेल अवीव को निशाना बना सकता है ईरान। एक और बड़ी खबर है, आई विल बी बैक टू यू सर। हाइफा को तबाह कर सकता है ईरान, और ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान का यह दावा। इजरायली आर्थिक बंदरगाहों को बर्बाद कर सकता है ईरान। सिविलियंस तक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। और इजरायल पर चेतावनी वाला हमला, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने बड़े दावे किए हैं।
दावे क्या है जरा जान लीजिए। यही इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं कि ईरान चाहता तो तेल अवीव पर हमला कर सकता था, इजराइल के हाइफा शहर को तबाह कर सकता था ईरान, इजराइल के आर्थिक बंदरगाहों को टारगेट कर सकता था ईरान। सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। हमारा पहले हमले का मकसद इजराइल को चेतावनी देना था। ईरान का अगला पलटवार बेहद विध्वंसकारी होगा, ये दावे भी किए जा रहे हैं। इजराइल के हथियार हमारे लिए खिलौने जैसे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, जहां रेड सी में ईरान की बड़ी मूवमेंट। रेड सी से ईरान बेस लौटा जासूसी शिप। अब इजरायली हमले की आशंका को लेकर क्या यह मूवमेंट है, यही बड़ा सवाल है। इजराइल के टारगेट पर ईरानी शिप एमवी बेहशाद को लेकर खबर है। और ईरानी मूवमेंट किस तरीके से इजरायली थ्रेट की वजह से यह मूवमेंट हुई है, यही बड़ा सवाल है। इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं क्योंकि ईरान का स्पाई शिप रेड सी से वापस लौटा है। इजरायली हमले के डर से एमवी बेहशाद को हटाया गया। ईरानी हमले के बाद इजरायली सेना के हिट लिस्ट में एमवी बेहशाद भी है। और एमवी बेहशाद 3 साल तक रेड सी अदन की खाड़ी में मौजूद रहा। लेकिन अब ये मूवमेंट क्या बड़ा संकेत दे रही है, क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से तो दावा ये कि हुथी की मदद कर रहा था ईरानी शिप। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली अटैक से डरे ईरान को लेकर खबर आ रही है, जहां ईरानी बेस से हटाए गए हेलीकॉप्टर्स। और आपको बता दें, करमानशाह बेस से 40 हेलीकॉप्टर्स को शिफ्ट किया गया है। रिहायशी इलाकों के नजदीक उतारे हेलीकॉप्टर्स, बेस से दूर शिफ्ट किए गए ईरानी हेलीकॉप्टर्स को लेकर भी खबर है। इजरायली हमले का खौफ, ये क्यों कह रहे हैं? जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए इसी बारे में डिटेल इनपुट आपके सामने, क्योंकि किस तरीके से करमानशाह बेस से हटाए गए फाइटर हेलीकॉप्टर्स को लेकर ईरानी मीडिया सोर्सेस के हवाले से ये बड़े दावे हो रहे हैं। और 40 हेलीकॉप्टर्स को करमानशाह बेस से शिफ्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस्फहान बेस पर हमले के बाद शिफ्टिंग हुई है, यानी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। 40 हेलीकॉप्टर्स को खुले मैदान में उतार दिया गया है। करमानशाह बेस को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। और ये ईरानी मीडिया की तरफ से किए जा रहे दावे के तहत वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इस मूवमेंट के आधार पर क्या संकेत मिल रहे हैं, इस बारे में करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले हेलीकॉप्टर्स की ये मूवमेंट और ये तस्वीर, करमानशाह बेस को पूरी तरीके से खाली करने का मतलब क्या है, ये बड़ा सवाल है। और मैं चाहूंगी प्रोफेसर राजन, ये क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये डिप्लॉयमेंट्स और ये मूवमेंट हो रही है, क्या इजरायली हमले का ही डर है? देखिए सुरभि, निश्चित रूप से इजराइल के हमले का डर है। काफी लोगों का मानना है कि इजराइल ने जिस ढंग से इस्फहान में हमले किए, वो एक तरह से सांकेतिक हमले केवल थे, वो सही मायने में हमले नहीं हुए थे। तो वैसे में यह डर हमेशा बना हुआ है कि इजराइल फिर से हमला कर सकता है। और आपने देखा कि इजराइल की क्षमता है कि वो इस्फहान, जहाँ पे उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ईरान के, वहां पे अगर हमला कर सकता है उसके बगल में, तो इजराइल की पूरी क्षमता है कि दूसरी जगहों पे भी, खासकर मिलिट्री जो उनके इंस्टॉलेशन है ईरान के, उस पे हमला कर सकता है। तो इस कारण से ईरान काफी सतर्क है। और ईरान अपने बेसिस को, अपने उसके जो खासकर मिलिट्री और जो न्यूक्लियर बेसिस हैं, उसको छुपाने में लगा हुआ है। कई जगहों पे इस ढंग की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि इजराइल का एक तो एयरफोर्स बहुत ही मजबूत है। अभी आपने चर्चा की क्यों ईरान सुखोई 35 रूस से लेने की कोशिश कर रहा है। उसका प्रमुख कारण यह है कि ईरान का जो एयरफोर्स है बहुत ही कमजोर है। उनके पास काफी पुराने जो हैं वो हैं, क्योंकि उस पर सैंक्शंस थे, इस कारण से बहुत देश उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। और इजराइल की जो क्षमता है, एयर पावर कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा है और ईरान की तुलना में काफी ज्यादा है। तो उनको हमेशा डर लगता है कि एयरफोर्स के माध्यम से और फिर मिसाइल के माध्यम इत्यादि से तो ईरान पे हमले हो सकते हैं फिर से इजराइल के। और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि अपने हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस किस तरीके से टारगेट पर होते हैं, इसको लेकर भी बड़ा सवाल किया गया। और ईरान के नताज एटमी सेंटर पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हमले में ईरानी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान की खबर है। आपको बता दें, कई ईरानी S-300 को तबाह करने का दावा किया गया है और एटमी सेंटर की सुरक्षा के लिए S-300 की तैनाती हुई थी। और अब ये हमले से पहले के साथ साथ हमले के बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया। इस बारे में तो दावे किए जा रहे थे, लेकिन हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ, ये भी दावा किया जा रहा था। अब ये सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस कहां की हैं? ईरान के नंदाज एटमी सेंटर पर हमले के बाद की ये तस्वीर है। इसी हमले में आपको बता दें, ईरानी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान का दावा किया गया।
ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बड़े खतरे को लेकर खबर यही है कि अमेरिका की सीक्रेट मिसाइल से बड़ा खतरा है। बड़ी खबर, अमेरिका ने तैयार की इलेक्ट्रॉनिक मिसाइलें। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स को तबाह करने की तैयारी। डेली मेल की रिपोर्ट में बहुत बड़े दावे किए गए हैं। तो अमेरिकी मिसाइल अब तैयार है। अब अमेरिकी मिसाइल जिस तरीके से तैयार होने का दावा किया जा रहा है, खबर क्या है? ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स को तबाह करने की यह तैयारी मानी जा रही है। खबर यह है कि अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक मिसाइल तैयार की है, यानी अमेरिका की सीक्रेट मिसाइल से क्या अब खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है? इसी को लेकर बड़े दावे, इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अमेरिकी मिसाइल अगर तैयार है तो क्या ईरान पर होगा वार? अमेरिका के चैंप प्रोजेक्ट से ईरान को बड़ा खतरा है। यूएस ने तैयार की है इलेक्ट्रॉनिक हाई पावर माइक्रोवेव एडवांस मिसाइल। B-52 बॉम्बर में तैनात की जा सकती हैं एडवांस मिसाइलें और न्यूक्लियर फैसिलिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स को तबाह कर सकती हैं ये मिसाइलें। हालांकि 20 चैंप मिसाइलें मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए तैयार बताई जा रही हैं। डेली मेल के सोर्स के हवाले से ये जो दावे किए जा रहे हैं उसके बारे में करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर मिशन की तैयारी की है। B-52 बॉम्बर से न्यूक्लियर मिशन की तैयारी को लेकर खबर बढ़ी है। खतरनाक परिस्थिति से निपटने के लिए B-52 बॉम्बर से ड्रिल। 14 B-52 बॉम्बर्स के एक साथ ताकत दिखाई है। ईरान, रूस और चीन को न्यूक्लियर चेतावनी है ये। तो अमेरिका की इस न्यूक्लियर वार्निंग के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने से पहले जान लीजिए कि आखिर किस तरीके से ये दो बड़ी खबरें बड़ा संकेत दे रही हैं। ये दो बड़ी खबरें एक साथ दिखाएं, जहां अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी, अमेरिका के न्यूक्लियर मिशन की तैयारी को लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन भी सामने रखना जरूरी है कि किस तरीके से खतरनाक परिस्थिति से निपटने के लिए B-52 की ड्रिल को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। अब अमेरिकी एयरफोर्स ने न्यूक्लियर मिशन की तैयारी की है, यही बड़ी खबर है। न्यूक्लियर केपेबल B-52 बॉम्बर्स के साथ की गई वॉर ड्रिल को लेकर बड़ी खबर है। 14 B-52 बॉम्बर्स ने विध्वंसक वॉर ड्रिल में लिया है हिस्सा। न्यूक्लियर हमले की परिस्थिति में तैयारियों को परखा गया है। पलटवार और टारगेट हिट के तय समय सीमा को जांचा गया है। अब देखिए किस तरीके से इसी बड़ी तैयारी के तहत न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और उसके नजदीक किए गए ऑपरेशंस के तहत आ जा रही ये बड़ी खबरें हैं। और ये दो बड़ी खबरें एक साथ, जहां ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बड़ा खतरा। और बड़ा खतरा क्यों? क्योंकि यहां यूएस की सीक्रेट मिसाइल से बड़े खतरे की बात कही जा रही है। अमेरिकी सेना की B-52 बॉम्बर से ड्रिल की ये तस्वीरें भी सामने आई है। तो शंकर प्रसाद सर, अब ये क्या बड़ा संकेत देते हैं? क्योंकि अभी तक जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये ऑपरेशंस को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, एक बात साफ है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस इनके टारगेट पर। आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स कंटिन्यू टू रिमेन वेपन्स ऑफ डेटरेंस। न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, ये समझ लीजिए। लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि न्यूक्लियर तैयारी अवश्य हो रही है, सब जगह दिख रही है। रशिया में भी दिख रही है, अमेरिका में भी दिख रही है, इजराइल में भी दिख रही है, और ईरान कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर डिवाइस है नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि कई एक हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं। इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब्स गिरा के सारे साइबर स्पेस को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, सारे कम्युनिकेशन रद्द हो जाएंगे। अगर कम्युनिकेशन रद्द हो गए, अगर साइबर कंप्लीट ख़त्म हो गया तो किस तरह से कोई भी मिसाइल फायर नहीं हो सकता। मेरा मानना यह है कि बिफोर न्यूक्लियर अटैक बहुत विकल्प हैं देशों के पास, ख़ास तौर से अमेरिका के पास और इजराइल के पास, जिससे कि वो कम्प्लीटली पैरालाइज कर सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स ईरान के अंदर। तो वो भी एक बड़ा भारी खतरा है। और उसके बाद जो नंबर 1 टारगेट अगर कभी हुआ भी, और वो भी कन्वेंशनल हथियार के साथ, वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर होगा। जिस तरह से प्रोफेसर राजन कह रहे थे, जो पहले किया गया था वो एक शैम एक्सरसाइज थी, वो डिटर्मिन्ड एक्सरसाइज नहीं थी। इजराइल इज केपेबल ऑफ डूइंग अ डिटर्मिन्ड एक्सरसाइज। तो प्लीज़ आप समझिए इसको कि इजराइल, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड पावरफुल मिलिट्री पावर, जो कि ईरान नहीं है। ईरान सिर्फ डरपोक है। ईरान अपने डिफेंसिव मेजर्स ले रहा है। इजराइल जो है वो एग्रेसिव मेजर ले सकता है ओनली बिकॉज ऑफ हिज सर्वाइवल। बट ऑन द अदर नोट, अमेरिका नहीं चाहता कि इस वक्त के हालात और ज्यादा एस्केलेट हो। इस बीच एक और बड़ी खबर चर्चा करने से पहले, जहां वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो चुके हैं और इजरायली सेना के काफिले पर हमास के हमले को लेकर खबर है। आमने सामने की लड़ाई में 2 हमलावर कैसे ढेर हुए, ये तस्वीर देखिए।
तस्वीरों को गौर से देखिए, इजरायली सेना हमास लड़ाकों को ढेर करती हुई नजर आई। طخوا और मिडिल ईस्ट से भड़केगी महायुद्ध की चिंगारी। एक बड़ी खबर बता दें, इजरायल की आक्रामकता से मिडिल ईस्ट में तबाही को लेकर खबर है, जहां हमास कमांडर अबू जहरी की धमकी और गाजा नरसंहार का हमास लेगा बदला। ईरान इजरायल संघर्ष से दुनिया में तबाही। ये बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट से महायुद्ध की चिंगारी और भड़केगी। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखे उससे पहले देख लीजिए कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। लेकिन अब हमास कमांडर का यह बयान सामने आया है। इंफॉर्मेशन, जहां इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में है हमास, आईडीएफ के खिलाफ हमास चलाएगा स्पेशल ऑपरेशन। इजरायल पर ईरानी हमले की हमास ने तारीफ की है। मिडिल ईस्ट में इजरायल की वजह से ही टेंशन, इजरायल की आक्रामकता से दुनिया में तबाही आएगी, ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान पर इजरायली हमले के बाद हमास चीफ इस्माइल हानिया तुर्की पहुंचा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हमास प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया है। वो तस्वीर भी आपके सामने होगी। हानिया के साथ खालिद मिशाल की मौजूदगी, ये तस्वीर देखिए, जहां दोनों नेताओं के बीच 2.5 घंटे तक बातचीत हुई है। हमास को तुर्की से सुरक्षित ठिकाना मिलने की उम्मीद है। और इसी खबर के आधार पर यह बड़ी बात कि क्या डर गया हमास। हालांकि ईरान के नरम पड़ने पर घबराए हमास को लेकर खबर है, जहां हमास ने अपने नेताओं को सुरक्षित ठिकाना ढूंढने को कहा है। हमास कतर से शिफ्ट करना चाहता है अपना हेडक्वार्टर। ऐसा क्यों? टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, और साथ ही यह कि किस तरीके से नए ठिकानों की तलाश में है हमास। हमास ने अपने नेताओं को सुरक्षित ठिकाना ढूंढने को कहा है। नए ठिकाने की तलाश में हमास, क्योंकि गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायल ने ऑपरेशंस को तेज कर दिया है। यह एक और सबसे बड़ी रियलिटी है। ईरान पर इजरायली हमले से हमास डरा हुआ है। हमास को अपने सभी कमांडर्स के मारे जाने का भी डर है। हमास ने सभी नेताओं को सुरक्षित जगह जाने को कहा है, और कतर में हमास का हेडक्वार्टर अब सुरक्षित नहीं है। हमास कतर से हेडक्वार्टर शिफ्ट कर सकता है। हमास के पास सुरक्षित ठिकानों को लेकर विकल्प भी बहुत कम है। प्रोफेसर राजन, विकल्पों की कमी, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, और हमास कतर से हेडक्वार्टर को भी कर सकता है शिफ्ट। क्या यह मुमकिन है? देखिए, अभी तक जो वहाँ पे सुरभि, आपका जो आकलन है बिल्कुल सच है। वैसे ही कोशिश तो जरूर है, क्योंकि हमास को लगता है कि अगर जिस ढंग से सीरिया में ईरान के जो डिप्लोमेटिक ये थे, बिल्डिंग्स थे, उस पे इजरायल ने हमला किया, तो उनको ये डर बना हुआ है कि कतर में भी वो हमला हो सकता है। हालांकि यह मैं बता दूं कि कतर में जो हेडक्वार्टर बना था, वो उसका सपोर्ट इजरायल भी कर रहा था। इजरायल के जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, उसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि कतर में हमास को इजरायल फंड क्यों भेज रहा था। उसके कारण कई दिए जाते हैं इजरायल के माध्यम से, और अमेरिका का भी सपोर्ट था, और सऊदी अरब भी वहाँ पे हमास के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा था। और एक तरह से कुछ चैनल के माध्यम से सारे कंट्रीज जो है वहाँ पे निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह डर, चूंकि जिस ढंग से उसके परिवार वालों को मारा गया और जिस ढंग से दमिश्क में हुआ है, तो हमास को लगता है कि वो हमले कतर में भी कर सकता है अगर इजरायल को पता चल जाए कि इस्माइल हानिया वहां पे है, क्योंकि इजरायल जिस ढंग से बस बाकी जगहों पर हमला किया है तो वहां पे नहीं चुकेगा। तो इस कारण आप देखने बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, जिस फोटो को आपने दिखाया था कि आखिर टर्की ऐसा क्यों कर रहा है। टर्की आप जानते हैं कि नेटो का भी मेंबर है, और टर्की पश्चिमी देशों के भी काफी करीब है। इसके बावजूद भी, क्योंकि वहां का जो लीडर है काफी वो इस्लामिक सेंटिमेंट को, एक तरह से खासकर सुन्नी सेंटिमेंट को मोबिलाइज करना चाहता है। उसको लग रहा है कि ईरान लीडर के रूप में इमर्ज कर रहा है, और अगर ऐसे में हमास यानी कि एक सुन्नी लीडर को सपोर्ट नहीं करेगा तो टर्की की बहुत वहां पे जो लीडरशिप रोल है वो क्लेम खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है यही कोशिश हो रही है, और टर्की का पूरा सपोर्ट है हमास को अभी के समय। बिल्कुल, लेकिन इजरायल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक जारी है, और बड़ी खबर है लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक को लेकर, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बारूदी बौछार, और साउथ लेबनान में पूरी रात हवाई हमला हुआ। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को
तबाह करने का किया जा रहा है दावा। फिलहाल ये तस्वीर देखिए जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया गया हिट। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के बड़े ऑपरेशन को लेकर खबर है, जहां लेबनान के आयता राक शब और कफर किला पर हुआ है हमला। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों की मौत को लेकर दावा किया जा रहा है। आईडीएफ ने रॉकेट, ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइलों से अटैक को दिया है अंजाम। तो आईडीएफ जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, ये बड़ी खबरें आ रही है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के बड़े ऑपरेशन की ये तस्वीर जरा देखिए। लेबनान के आयता राक शब और कफर किला पर हमले को अंजाम दिया गया है। आईडीएफ के लगातार इन ऑपरेशन से, इन हमलों से कैसे हिजबुल्लाह के ठिकाने दहल रहे हैं, इसी बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इजरायली वायुसेना ने रात भर लेबनान में फिर हमलों को अंजाम दिया है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद ही इजरायल की जवाबी कार्रवाई को लेकर भी खबर है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत का भी किया जा रहा है दावा। आपको बता दें, अक्टूबर के बाद आईडीएफ की ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। लेकिन ईरान से तनाव के बीच इजरायल को अमेरिकी मदद को लेकर भी आज खबर आई, जहां इजरायल को $26 बिलियन अमेरिका देगा। अमेरिकी संसद ने इजरायली मदद को मंजूरी दी है। मानवीय मदद के लिए इजरायल की मदद की बात जो बाइडेन की तरफ से कही जा रही है, यानी जिस तरीके से अमेरिका स्ट्रैटेजिकल पार्टनर है इजरायल का, अब आज के इस हालात में मानवीय मदद के लिए इजरायल की मदद की बात कही जा रही है और अमेरिकी संसद ने इजरायली मदद को मंजूरी दी है। खबर यह है कि इजरायल को $26 बिलियन अमेरिका देगा। दो बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए इजरायल ने अमेरिका से सैन्य मदद मांगी थी, उसको लेकर हुआ है बड़ा फैसला, और किस तरीके से अलग अलग जगहों पर आईडीएफ ऑपरेशंस को दे रहा है अंजाम और हिजबुल्लाह के ठिकानों को कर रहा है तबाह। इन दो बड़ी खबरों के तहत शंकर प्रसाद सर, अमेरिका की ये सैन्य मदद कितना बड़ा आज के इस हालात में इजरायल के लिए इंपॉर्टेंट है, और इजरायल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से जारी इन ऑपरेशंस के तहत क्या बड़े संकेत इस वक्त आपको लग रहा है युद्ध के इस हालात में मिल रहे हैं? कितना लंबा चलेगा युद्ध, ये तो एक सामान्य सवाल होता था, लेकिन इजरायल जो परपेचुअल वॉर पॉलिसी को अपनाता आया है, उसके तहत आज के हालात में क्या स्थिति? पहले सवाल का जवाब, जो यूनाइटेड स्टेट्स से एड मिल रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूज टू सपोर्ट इजराइल। जो भी उसके इंडेवर्स हैंगे उनको अमेरिका सपोर्ट करता है। उसने जो एड दिए उससे साबित हो गया। दूसरी बात आपको एक बता दूं मैं कि जब इस किस्म से लड़ाई होती है, इजरायली आर्मी, इजरायली आईडीएफ फोर्सेस आर वेरी प्रोफेशनल। वो हर एक चीज़ की अलग अलग, जिसको हम कहते हैं मिलिट्री नॉलेज में, ट्रुप्स टू टास्क। जो ग्राउंड ट्रुप्स हैं वो एक तरफ लड़ रही हैं, जो मिसाइल फोर्स है वो एक तरफ लड़ रही है, जो आर्टिलरी है वो एक तरफ लड़ रही है, और जो एयरबोर्न फोर्सेस हैं, ड्रोन्स हैं, वो एक तरफ लड़ रही है। हर एक के टारगेट्स आइडेंटिफाइड हैं। हर एक जो इंडिविजुअल ट्रुप्स हैं वो अपने अपने निशानों पर हैं। चाहे वो ग्राउंड फोर्सेस लड़ाई कर रही हैं हमास के साथ गाजा स्ट्रिप में, चाहे वो लड़ाई हो रही है लेबनान और हिजबुल्लाह और हमास के बरखिलाफ, चाहे वो लड़ाई हो रही है ईरान के बरखिलाफ, चाहे वो लड़ाई हो रही है एक और जिसका पहलू हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो है क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस। इजराइल के पास ये भी काबिलियत है जिसकी हम लोग बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे हैं कि उसकी इस डायरेक्शन में क्या कैपेबिलिटी है। विदाउट फिजिकली गोइंग इन एज प्रॉपर फोर्स, इजराइल के पास कई एक विकल्प हैं जो कि मॉडर्न आर्मीज रखती हैं, और वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एडवांस कैपेबिलिटी इजराइल के पास है। वो और कुछ करेगी ऐसा जो हमें और आपको कभी पता नहीं लगेगा। उसको किसने किया, कैसे किया, कहाँ किया, क्यों किया, क्या उसका रिजल्ट निकला, पता लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो टैक्टिकल आइडियाज और स्ट्रेटेजिक आइडियाज हैं, उनको पहचान में रखना बहुत ज़रूरी है। ईरान को ये समझना चाहिए दे आर फाइटिंग अगेंस्ट अ वेरी वेरी प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस, और उसी लिहाज से ये स्पेकुलेशंस भी लगाए जाते हैं कि आखिर किस हद तक अपने ऑपरेशंस को अंजाम देगा इजरायल और किस ताकत के साथ देगा। वहीं रूसी सैन्य काफिले पर यूक्रेन के हमले को लेकर आज एक बड़ी खबर है। इस वॉर फ्रंट से खबर ये, कीव में यूएस आर्मी को लेकर तो बड़ी खबर आई, लेकिन रूस नेटो जंग का अलार्म, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। उससे पहले जान लीजिए कैसे रूसी सैन्य काफिले पर यूक्रेन के हमले की ये तस्वीरें सामने आई, जहां हाइमार्स से रूसी काफिले पर विध्वंसक अटैक को अंजाम दिया गया, और हाइमार्स से हमले में रूसी S-400 हुआ तबाह। यूक्रेन ने रूसी रडार को ध्वस्त किया है।
तो यूक्रेन में रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक को लेकर खबर है, जहां बारूदी बौछार में यूक्रेन को नुकसान पहुंचा है और रूस ने S-300 को निशाना बनाया है। प्रोफेसर राजन से बुलेटिन की शुरुआत में चर्चा की थी अमेरिका के मिलिट्री पर्सनल्स की कीव में मौजूदगी को लेकर। इसी बारे में अगली बड़ी खबर और डिटेल इंफॉर्मेशन, जहां यूक्रेन के लिए अमेरिका का यह बड़ा कदम है। कीव भेजे जाएंगे अमेरिकी सैन्य सलाहकार। पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट राइडर का यह बयान है, 60 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य अधिकारी कीव पहुंच सकते हैं और इस बारे में और इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि कीव में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर तो हमने सवाल किया, लेकिन अब क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, तैयारी कैसी है। कीव भेजे जाएंगे यूएस सैन्य सलाहकार और उनकी तरफ से जो ये बड़ा बयान सामने आया है, कीव में अमेरिकी सैन्य सलाहकारों की मौजूदगी को बढ़ाने को लेकर लिए गए फैसले पर हमने चर्चा की, लेकिन अब इस बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। तो कीव में अमेरिकी सैन्य सलाहकारों की मौजूदगी बढ़ेगी और 60 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य सलाहकार कीव जा सकते हैं, यह खबर है। कीव में यूएस सैनिक रसद और हथियारों के रखरखाव में भी मदद करेंगे, अमेरिकी हथियारों की डिलीवरी की निगरानी करेंगे। पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट राइडर ने दावा किया है, रूस के खिलाफ जमीनी युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे अमेरिकी सैनिक। पॉलिटिको की रिपोर्ट के आधार पर जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि यूक्रेन में अब्राम्स टैंक के तबाह होने से अमेरिका परेशान है और रूस ड्रोन से अमेरिकी टैंक को निशाना बना रहा है। $500 के ड्रोन से $10 मिलियन के टैंक को तबाह किया गया। रूसी ड्रोन से 5 अमेरिकी अब्राम्स टैंक बर्बाद। तो रूस का ड्रोन प्रहार सबसे शक्तिशाली अमेरिकी टैंक को किया तबाह। इंफॉर्मेशन देखिए, यूक्रेन वॉर जोन में अमेरिकी अब्राम टैंक्स की हालत खस्ता। रूस कैमकाजी ड्रोन से अमेरिकी टैंक को निशाना बना रहा है। अब्राम टैंक दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंकों में से एक है और अब्राम टैंक की कीमत $10 मिलियन की है। रूसी कैमकाजी ड्रोन की कीमत $500 की है। यूक्रेन में 31 अब्राम टैंकों की तैनाती की गई और रूस ने 5 अब्राम टैंक को ड्रोन से ही नष्ट कर दिया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक अब्राम पर रूस का अटैक और दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक होने का घमंड, क्या इस आधार पर कहना सही होगा प्रोफेसर राजन कि ये घमंड चकनाचूर हो गया? देखिए, उससे बड़ी बात यह है सुरभि कि अभी के समय में यह बिल्कुल साबित हो गया कि आप ड्रोन के माध्यम से किस ढंग से जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं, खासकर मैं टैंक्स और जो आर्मर है उसकी बात कर रहा हूँ, किस ढंग से उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आपने पहले भी देखा है कि S-300 को ईरान में कैसे इजराइल ने हमले से खत्म किया। उसी ढंग से अब्राहम टैंक और उसके जो हैमर्स हैं या जो दूसरे जो आर्मरी हैं, उसको बहुत ही छोटे जो सस्ते टैंक होते हैं जो कि रिमोटली ऑपरेटेड होते हैं, उसके माध्यम से डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। तो यह इसमें मुझे लगता है कि टैंक की कमी नहीं है, इसमें जो न्यू वॉरफेयर का जो एक तरीका इजाद किया है सारे देशों ने, उसमें ड्रोन रिमोटली कंट्रोल जो टेक्नोलॉजी है, मैनलेस और उसमें कोई भी मैन पावर की जरूरत नहीं है, दूर से ही आप हमले कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और वैसे में टैंक का जो समय था, टैंक एक सबसे बड़ा एक माध्यम होता था कि आप जहां भी आर्मी जाती है टैंक जाता था और उससे उसकी जो मजबूती है वो साबित होती थी। तो वह समय अब खत्म हो गया है। आप एयर पावर के माध्यम से बड़े ही सस्ते तरीके से इन सारे टैंक्स को और आर्मी को तबाह कर सकते हैं और वही रूस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो $61 बिलियन अभी जो बिल पास हुआ है, तो यूक्रेन के पास भी इस ढंग की टेक्नोलॉजी काफी मात्रा में दिए जा रहे हैं। तो यूक्रेन भी आप देखें कि फिर से हमले रूस पे और रूस के अंदर भी हमले करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक और बड़ा सवाल आगे करूंगी, क्या रूस अब नेटो से सीधी जंग की भी कर रहा है तैयारी? बड़ी खबर है, जो आपको बता दें, रूस ने ईस्टर्न बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। फिनलैंड बॉर्डर के नजदीक मिसाइल ब्रिगेड की तैनाती को लेकर खबर है। रूस ने स्कैंडर मिसाइल की तैनाती की। फिनलैंड बॉर्डर के नजदीक टैंक डिवीजन को किया गया है तैनात। अब नेटो से युद्ध की तैयारी में रूस, क्या बड़ी खबरें हैं। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करती हूं और इसी आधार पर करूंगी सवाल, क्योंकि फिनलैंड से लगे बॉर्डर पर रूस ने हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। ये पहली बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। अब फिनलैंड बॉर्डर के करीब करेलिया में स्कैंडर मिसाइल सिस्टम की तैनाती का मतलब क्या है, यही होगा सवाल, क्योंकि पूर्वी बॉर्डर पर रूस ने टैंक डिविजन्स को तैनात कर दिया है। नेटो से जंग के लिए रूस ने मिसाइल प्रोडक्शन भी कर दी है तेज। और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के हवाले से आ रही ये बड़ी खबर,
क्या बड़ा संकेत देती है, इस बारे में करूं सवाल। उससे पहले एक और बड़ी खबर, ब्लैक सी से विध्वंसक जंग की तैयारी में रूस है। ब्लैक सी से रूस ने ताकत बढ़ाई है और क्रिमिया पर हमले के बाद रूस अलर्ट हो गया है। यूक्रेनी हमले के बाद रूस ने एक्शन लिया है। आपको बता दें, नोवोरोसिस्क बेस में शिफ्ट किए गए कई हथियार और क्रिमिया पर लगातार अटैक यूक्रेन की तरफ से हो रहे हैं। और अब एक और सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन छोड़कर भाग सकते हैं जेलेंस्की। जेलेंस्की को अपने ही लोगों से खतरा है, हार के बाद हो सकती है जेलेंस्की की हत्या। पेंटागन के पूर्व सलाहकार डगलस मैकग्रेवर का यह दावा। हार की कगार पर खड़ा है यूक्रेन और हार की कगार पर खड़े यूक्रेन, जेलेंस्की की जान को खतरा। अब यूक्रेन छोड़कर क्या भाग सकते हैं जेलेंस्की, यह बड़ा दावा पेंटागन के पूर्व सलाहकार कर रहे हैं। तो बड़ी खबर है, जेलेंस्की के सैनिकों से जिस तरीके से अभी तक उनके मनोबल कम होने की खबरें आ रही थी, क्या हार की कगार पर पहुंच चुका है यूक्रेन? अपने लोगों से ही जेलेंस्की को खतरा, ये एक और बड़ा सवाल पेंटागन के पूर्व सलाहकार डगलस की तरफ से ये जो आशंका जाहिर की गई है, यूक्रेन की हार के बाद जेलेंस्की देश छोड़कर भाग सकते हैं। यूक्रेन की हार हुई तो जेलेंस्की की हत्या भी हो सकती है। जेलेंस्की को उनके अपने ही लोगों से जान का खतरा है। रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना हार की कगार पर खड़ी और जीत के बाद रूस तय करेगा कि यूक्रेन का अस्तित्व कैसा हो। बुलेटिन फाइनल में फिलहाल इतना ही। वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। प्रोफेसर राजन और साथी शंकर प्रसाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।